हेलो एवरीबॉडी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर्स हैं, आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैं बेसिकली उसे समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ताकि आपको आंसर रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसको समझ सकें। क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि एनसीईआरटी जो है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही होते हैं। तो हम इनको अगर समझते हैं रटने के बजाय, तो बेहतर हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो बेहतर हो सकता है। और एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, और तो हम अपना खुद का थोड़ा सा नॉलेज कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि हम इन क्वेश्चंस को डील करते हुए ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेंगे, हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मीन्स ये एक रिवीजन टाइप का भी कोर्स हो जाएगा हमारा। ठीक, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर, वो तो पता होगा उनको कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। बहुत ही ईजी वे में समझिए। सपोज करिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब इसे, इसकी एक लाइफ पीरियड हो जाएगी ख़त्म, लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगी, तो ये मर जाएगा। तो अगर ऐसे सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई करते हैं, जितने भी धरती पे लिविंग थिंग्स हैं, तो फिर बाद का जो, मतलब बाद में तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ही नहीं, अगर एक साथ सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो हर एक जीव जंतु, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो मरने से पहले क्या करते हैं, तो अपनी तरह बच्चे को जन्म दे करके यहाँ से जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लाइफ जो है वो धरती पे बनी रहती है ना। तो जैसे कि हम ही को देखिए, हम अपने पेरेंट्स के द्वारा धरती पे भेजे गए हैं, फिर हम भी धरती से जाने के पहले हम लोग भी क्या करेंगे, अपनी तरह बच्चों को जन्म देकर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है कि लाइफ को कंटिन्यू रखा जाए धरती पे। अब बात समझ रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का एक पर्पस है कि लाइफ को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे लाइफ को कंटिन्यू रखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ये असेंशियल है रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो एनसीईआरटी कहती है कि रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल फीचर का मतलब क्या होता है, एकदम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये फीचर्स होना है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर ही सकते हैं, लेकिन ये उनका एक फीचर है। फीचर का मतलब क्या होता है, विशेषता, है ना। विशेषता का मतलब, जैसे हम कहते हैं ना कि आप बताएं कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे लिविंग थिंग्स चल सकते हैं, लिविंग थिंग्स सोच सकते हैं, लिविंग थिंग्स खाते हैं। तो उनमें से एक विशेषता क्या हो जाएगी, एक फीचर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन, बच्चे पैदा करना। आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को, निर्जीव को बच्चे पैदा करते नहीं देखा होगा। तो इसके बाद कहता है कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस कई तरह के होते हैं, फिजिकल हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल प्रोसेस हो सकता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेगा। केमिकल की बात करेंगे तो इसमें कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी, जैसे खाना बनना, ये एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस है। हमारे बॉडी में खाना का पचना, ये केमिकल प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें, और जिनमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब जिस काम में लिविंग थिंग्स क्या है, इन्वॉल्व हैं, तो उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऑब्वियसली कौन इन्वॉल्व है, तो बायोलॉजिकल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। सो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स अपनी तरह बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब यहाँ पे होता है बच्चे, है ना। इसके लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है, इंडिविजुअल या प्रोजेनी, है ना। एक और वर्ड दे रहा है यहाँ, सिमिलर टू देम। अब यहाँ पे बात समझिएगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी पहले से पेरेंट्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी तरह बच्चे को जन्म देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर एक डॉग है, तो ये जो बच्चा पैदा करेगा वो डॉग ही रहेगा ना, है ना। ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा भी क्या होगा, ह्यूमन ही होगा। तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ, उसी स्पीसीज के, समझ रहे बात।
तो उसी स्पीसीज़ के बच्चे ही कोई भी लिविंग थिंग्स पैदा कर सकता है। ये प्रोसेस याद रखिएगा, यानी कि आपको इतना याद रखना है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपनी तरह बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, चलिए फिर कहता है, जो मैंने बात आपको बताई, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑन द अर्थ। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस से क्या है, धरती पे कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं। लगभग आपको 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन अलग अलग प्रजातियां धरती पे मौजूद है। तो इतनी जो प्रजातियां मौजूद हैं, ये कैसे मौजूद हैं आज तक? क्योंकि एक प्रजाति मतलब एक प्रजाति का जो पॉपुलेशन है, उसमें जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं वो सारे अपनी तरह बच्चे को जन्म देते रहते हैं, फिर पुराने वाले मर जाते हैं, फिर आगे वाले अपनी तरह बच्चे को जन्म दे करके उस प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखते हैं, है कि नहीं है? तो बच्चे पैदा करने का जो मतलब विज्ञान है, जो मतलब है, उसका मतलब ये भी है कि जो प्रजाति है वो भी धरती पे बनी रहे। तो कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पीसीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे सून गेट एक्सटिंक्ट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी और धरती से वो पूरा का पूरा उसका जो एक्सटिंक्शन हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा वो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक सेकेंड, विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। आपको पता होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, मतलब सफिशिएंट होता है, उसको दूसरे की ज़रूरत होती ही नहीं है कि नहीं है? मतलब वो अकेले ही काफ़ी है बच्चों को जन्म देने के लिए। जन्म क्या देता है वो देखिए ज़रा। मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है, तो ये क्या करेगा, जब इसका मतलब जब ये परिपक्व मैच्योर हो जाएगा तो ये अपने बॉडी पार्ट को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। हो गया, 2 अमीबा बन गए, है कि नहीं है? तो इसने क्या किया, अपने बॉडी पार्ट को ही अलग कर लिया, तो ये अकेले ही काफ़ी है ना इसमें। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी मोड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया। तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी के मतलब अपने बॉडी को कई 2-3 पार्ट्स में तोड़ लेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं, वैसे इसको रीजनरेशन में लिया जाता है। तो मान लीजिए कि हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा एक एक्वेटिक एनिमल है, तो ये बर्डिंग करता है। बर्डिंग माने यहाँ पे जो बर्ड है ना, ये डिटैच हो जाता है, फिर ये बर्ड बाद में चल के फिर एक नया हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस रिप्रोडक्शन के मोड में ना एक ही ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 ऑर्गेनिजम्स मिल करके, जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्लू ऑर्गेनिज्म है और ये एक रेड ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे बात? अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों का कैरेक्टर लेकर के यहाँ पे इन दोनों का कैरेक्टर लेकर के जो बच्चा बनेगा, इन दोनों के फीचर्स उसमें होंगे, है ना? ना ये ब्लू के जैसा होगा, ना ये एकदम रेड के जैसा होगा। इससे क्या हुआ, इसको फायदा हो गया, है ना? इसके पास 2 कैरेक्टर्स होगा और इनके पास तो है, मान लीजिए इनके पास तो अपना सिंगल कैरेक्टर है ना? वैसे इनके पास भी 2 कैरेक्टर्स होंगे इनके मम्मी पापा के, लेकिन इसके पास किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में 2 कैरेक्टर्स हैं। अब मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म रेड कलर का है, तो अगर ये बच्चे पैदा करेगा तो इसके पास खाली रेड कलर का ही मतलब फीचर रहेगा, लेकिन इसके पास रेड भी है और ब्लू भी है ना? तो 2 फीचर्स एक फीचर से ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, है कि नहीं है? तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस के। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें क्या होता है ना कि वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब बदलाव, और कई बार बदलाव बहुत मतलब सही माने जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो जाएगी। अब ज़रा एक बात समझिए यहाँ पे, सपोज करिए कि सपोज करिए कि ये मैंने बनाया, ये मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया मैंने बनाया, ठीक है? नहीं बैक्टीरिया नहीं, मुझे आप
दूसरी चीज़ बनाने दीजिए। मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक इंसेक्ट बनाया, ठीक है, मैंने एक इंसेक्ट बनाया, मछली के जैसा दिख रहा है बट थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इसको, ठीक है। ये है ब्लू कलर का, ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर का है, ठीक। ब्लू कलर के होने की वजह से ये जितने भी बच्चे पैदा करेगा ये वो भी सारे के सारे क्या होंगे, ब्लू ही होंगे। समझ रहे बात, ब्लू ही होंगे। अब मान लीजिए ये जो इंसेक्ट है ये किसी जगह पे रहता है, मान लीजिए कि ये घास में रहता है, घास मान लीजिए हरे कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का है घास। तो इसमें अगर ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर का इंसेक्ट ये रहता है अगर, तो आसानी से ये देखा जा सकता है। अब जितने कीड़े खाने वाले जानवर जंतु है, जैसे कि कौवा यानी कि क्रो है, बहुत सारे बर्ड्स कीड़े खाते हैं, तो क्रो जो है इसको आसानी से देख लेगा और इसको चुन के खा जाएगा। अब ज़रा दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, फिर उसी तरह एट द सेम टाइम एक और कीड़ा है ना, जो ब्लू कलर का है, ठीक है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है दूसरे के साथ। और जो दूसरा कीड़ा है, कीड़ी है मान लीजिए कि, क्योंकि मेल फीमेल होने चाहिए ना, कीड़ा कीड़ा कैसे करेगा, तो ये जो कीड़ा है कीड़ी है। अब ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों अपने बॉडी से गैमेट्स मिला रहे हैं। अब इनका जो बच्चा बना वो क्या हुआ कि संजोग से ग्रीन हो गया। अच्छा, ब्लू भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए उसमें से एक ग्रीन हो गया, समझ रहे बात, एक ग्रीन हो गया। तो अब ग्रीन वाला जो है आसानी से इसमें क्या होगा, मैच कर जाएगा, तो इसके सरवाइव करने के चांसेस बच जाएंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, मतलब बचे रहने के चांसेस ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास ज़्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से, ज़्यादा विशेषताएं होने की वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, उनके मुकाबले इनमें जगह को अडेप्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है और सरवाइव करने की जो मतलब क्या कहेंगे उसको, क्षमता ज़्यादा होती है। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या कहता है, ठीक है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो यही बात बोल रहा है, एंड इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, वेरिएंट्स मतलब बदले हुए ऑर्गेनिजम्स, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्योंकि दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स, यानी कि दोनों में से, मेल फीमेल दोनों में से दोनों ही अपने अपने बॉडी के कैरेक्टर्स उसमें भेजेंगे। सो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स। यानी कि आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म खुद इन्वॉल्व नहीं हो करके अपने बॉडी से एक खास तरह के सेल्स को भेजते हैं, फिर वो दोनों सेल्स आपस में मिलते हैं, तो उन दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमेट्स। और जो दोनों के मिलने के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, निषेचन के बाद बनता है, उसको बोलते हैं जाइगोट, है ना। और ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होता है। So this variation allows the individual to adapt constantly changing and challenging environment। और ये वेरिएशन क्या करता है, उनको किसी भी एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनको हेल्प करता है अडाप्ट करने में, है ना। So also it leads to the evolution of better suited organisms which ensures greater survival of a species, है ना। कहता है it leads to the evolution का मतलब है विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेटर सूटेड ऑर्गेनिज्म। यानी कि मान लीजिए कि एक ही तरह एक ऑर्गेनिज्म था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो जितने भी बच्चे पैदा कर रहा है वो सारे के सारे उसी के जैसे होंगे, चाहे वो 100 साल पहले जैसा था, 100 साल के बाद भी उसके बच्चे वैसे ही होंगे। अब 100 साल के बाद जो है मौसम उसी तरह तो नहीं होगा, तो अगर इसमें जो क्वालिटी थी वो तो इसमें रह ही जाएगा, जो बच्चे हैं 100 साल के बाद भी। तो लेकिन अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया होता, मिल करके, मिल बांट करके किसी और के साथ मैच करके किया होता, तो कुछ बदलाव देखने को मिला होता। तो यही कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना, विकसित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा ढंग से सूट कर पाते हैं। सो ऑन द कॉन्ट्ररी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरी लिटिल और नो वेरिएशन एट ऑल, मतलब बदलाव के तो चांस बहुत ना के बराबर होते हैं। सो एज अ रिजल्ट
द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देमसेल्व्स। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वाई इज द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज क्लोन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता ही है। देखिए, क्लोन्स का मतलब हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं ना, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वे सारे के सारे उसी के जैसे होते हैं। अब आप मानिए ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा पेन है और पेन से मैं ये जो कलर का लिख रहा हूँ, पता नहीं ब्लू कलर का है कि क्या है, तो अब मैं जब भी इसे लिखूंगा तो ये तो ब्लू कलर का ही लिखा जाएगा। समझ रहे बात? तो मान लीजिए कि ये इसका पापा है और ये इसके बच्चे हैं, तो ये सारे के सारे इसी के जैसे होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? क्लोन्स कहेंगे। याद रखिएगा, एक और वर्ड यूज होता है रैमेट, है ना, ये भी पूछ देता है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बच्चे क्योंकि उन्हीं की तरह होते हैं तो उनको क्लोन्स बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो कहता है कि अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है बच्चों, जो जो दिखावट होती है ना, बॉडी के बाहर से जो दिखावट होती है, मतलब जो हम लोग जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम सारे ह्यूमंस कैसे दिखाई देते हैं? बाहर से सबके दो आंख, दो पैर, दो मुंह, सॉरी एक मुंह, दो कान, ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स बाहर से भी एक जैसे दिखते हैं। और जेनेटिकली का मतलब क्या हुआ? जेनेटिकली का मतलब क्या हुआ? उनके बॉडी के अंदर जो जीनोम है, मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो भी उसकी तरह ही होगा। इसको मैं आपको एक और बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है, समझ रहे बात? अब आप इस बुक की जेरोक्स निकलवाते हैं, फोटोकॉपी, तो जो फोटोकॉपी होगी उसके अंदर जो भी लिखावट होगी, जो भी कंटेंट होगा, वो एग्जैक्टली इसी के जैसा होगा या नहीं होगा? इसी के जैसा होगा। तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी इसके जैसा है। और जो जो क्या कहते हैं उसको, जो फोटोकॉपी हमने पेपर लिया है उसमें थोड़ी सी मतलब चेंजेस हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी बदलावट हो सकती है। तो क्योंकि हमने पेपर दूसरा यूज किया है लेकिन कंटेंट सेम है, ठीक उसी तरह से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ना जो ऑर्गेनिजम्स, बाहर से भी एकदम वैसे ही दिखाई देंगे और उनके बॉडी के अंदर जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो भी उनके पेरेंट्स के जैसे ही होगा, कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप चाइनीज मूवी देखते होंगे या कभी आपने देखा है तो सारे के सारे एक ही जैसे दिखाई, सारे चाइना वाले एक ही जैसे दिखाई देंगे, है कि नहीं है? तो कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है, सब एक ही जैसा दिखाई, पता नहीं क्या। हम इंडियंस ठीक हैं, है ना, तुरंत हम लोग एक दूसरे में डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए, तो कहता है कि अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ने बताया दिखने में भी सेम होंगे, अंदर से भी सारा का सारा डीएनए जीन सेम होगा। इन द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। याद रखिएगा, हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, गैमेट का फ्यूजन होना ही नहीं है। क्योंकि गैमेट की ज़रूरत ही नहीं है तो मेल और फीमेल की बात ही नहीं है, मेल फीमेल गैमेट का कोई, यानी कि देखिए क्या क्या नहीं होता है, ये भी आप चीज़ क्लियर कर लीजिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो सिंगल पेरेंट जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और मेल फीमेल भी नहीं होंगे। देखिए ये बात एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाती है, मतलब जहाँ मेल फीमेल मिले नहीं, इनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में मैं मतलब अब जब कोई वर्ड मिलेगा तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत याद आएगा, हाँ सर बोले थे फ्यूजन नहीं होता है। क्योंकि पूछ देता है कई बार कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस और नॉट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो याद रखिएगा नो, नेवर। ठीक है, चलिए। तो ये कहता है कि एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग्स so produced are morphologically and genetically similar to their parents and are thus called clones. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
कि ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वाई? ये मैंने आपको पहले ही बातें बताई है, क्योंकि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स शामिल होंगे, तो इसीलिए मतलब उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सर्वाइव कर पाएगा असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर भी इसको पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि अच्छा मेल गैमेट बताइए तो ज़रा कौन होता है? मेल गैमेट कौन होता है बताइए तो? ये है मेल गैमेट स्पर्म, है ना, और ये है फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों क्या होते हैं? इससे एक और सवाल बनेगा, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 सिंगल और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 सिंगल। फिर जब दोनों मिलेंगे तो जो जाइगोट बनेगा इनके फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम हो जाएगा, और जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, क्योंकि पेयर में क्रोमोसोम हो गया। ये क्वेश्चन बनता है, बनेगा जरूर। ठीक है, चलिए। तो कहता है कि दिस फ्यूजन अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम 2 यूजुअली डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज, है ना। इसमें क्या होगा कि 2 अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स मिलेंगे और उनके साथ मतलब उस मेंबर के पास उसके सारे के सारे खानदान का पूरा कैरेक्टर होगा और इसके पास पूरे खानदान का कैरेक्टर। फिर दोनों कैरेक्टर्स मिलेंगे तो जरा सोचिए, वेरिएशन तो देखने को मिलेगा। सो द वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल टू अडेप्ट इन अंडर वेरिड एनवायरमेंट कंडीशंस फॉर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और उन कैरेक्टर्स से, उन खासियतों से उस ऑर्गेनिज्म के पास क्षमताएं आएंगी कि वो ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है एनवायरमेंट में। However, it is not always necessary that offspring produced due to sexual reproduction has better chances of survival। लेकिन एक और बात है कि हमेशा ये सत्य नहीं है कि जो सेक्सुअली प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके सारे बच्चे मतलब स्ट्रांग होंगे और वो ज़्यादा मतलब उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। हमेशा नहीं, ज़्यादातर चांसेस है लेकिन हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि क्या गारंटी है कि जो 2 पेरेंट्स हैं जो मिल करके बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके कैरेक्टर्स उतने बेहतर हैं कि वो मतलब जो अपने बच्चे को बहुत बेहतर कैरेक्टर दे करके उसके सर्वाइवल में हेल्प करे। हो सकता है उसके मम्मी पापा मतलब जो उसके पेरेंट्स में उस तरह के सुटेबल कैरेक्टर्स ना हो, है ना। तो ये भी याद रखना है, हमेशा नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर होगा ऐसा। ठीक। चलिए, तो कहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर कहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब ठीक है ना। Under some circumstances, asexual reproduction is more advantageous for certain organisms. For example, some individuals who do not move from one place to another. अब मान लीजिए कुछ organisms है जो एक से दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं, तो उनको उसी तरह के कंडीशन में रहना, वो सूट कर चुके हैं, वो वहीं रहना पसंद करेंगे, है कि नहीं। तो उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो तो ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि चेंज उनको भाएगा नहीं और ये उनको अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो कहता है कि ऑल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट एंड क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जाहिर सी बात है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फास्ट है, क्विक है, आसानी से बहुत जल्दी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे को जन्म दे सकते हैं, है ना, विच डू नॉट कंज्यूम मच टाइम एंड मच एनर्जी एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हाउ डज द प्रोजेनी, मैंने बताया था प्रोजेनी का मतलब ही बच्चे होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, ये भी सवाल बनता है, पूछता है, दोनों में डिफरेंस पूछता है। यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा होते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा होते हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल में दोनों में अंतर क्या देखने को मिलता है। तो asexual reproduction does not involve the fusion of the male and female gamete. Organisms undergoing this kind of reproduction produce offspring that are morphologically and genetically identical to them. तो सबसे पहला अंतर क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें गैमेट का कोई रोल नहीं है, मेल फीमेल पेरेंट का कोई रोल नहीं है। ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या करते हैं, अपने ही बॉडी पार्ट से बच्चे को जन्म देते हैं और वो बिल्कुल अपने पेरेंट के
जैसा होता है दिखने में भी वैसा ही होगा और जेनेटिकली भी वैसा ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यानी ओवम एंड स्पर्म, है ना, दो अलग अलग इंडिविजुअल से, मेल एंड फीमेल से, और टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स, है ना। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम। और इसमें क्या होगा, बच्चे एकदम एक जैसे नहीं होंगे, मतलब बच्चा एकदम मम्मी की तरह भी नहीं होगा और एकदम पापा की तरह भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स उसमें मम्मी वाले डोमिनेंट होंगे, मतलब मम्मी के कुछ कैरेक्टर्स उसमें दिखाई दे रहे होंगे। देखिए फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटा है, हो सकता है बेटा है लड़का है, यानी कि लड़का है तो क्या उसके पास मम्मी के कैरेक्टर्स नहीं है, ऑब्वियसली होंगे। हो सकता है उसकी आंखें मम्मी की तरह हो, है ना, या फिर उसकी नाक मम्मी की तरह हो, या फिर उसके कान मम्मी की तरह हो। और लड़की है तो हो सकता है मान लीजिए उसका कान मम्मी पापा की तरह हो। तो जेंडर चेंज है, कैरेक्टर्स दोनों के हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है कि ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस डू नॉट शो वेरिएशन, उसको क्लोन बोलेंगे जब वेरिएशन नहीं है तो। और यहाँ पे क्या है, ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस्ड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, यहाँ पे क्या है, बच्चे वेरिएशन शो करेंगे, ठीक है।